मैं केपी चौधरी बोल रहा हूं। आया हूं ऐसे देश से जो हरा भरा है जातिवाद से, जिसके गोदाम भरे हैं जातिवाद से, जिसकी हवाओं में है जातिवाद, जिसके संस्थानों में है जातिवाद। इस जातिवाद से मुक्ति के लिए तथा भारत के शोषितों के भविष्य को संभालने के लिए आज आपके बीच आया। जाति है कि जाति ही नहीं? जाति है, जाति ही नहीं। जाति क्यों छूटे और कैसे छूटे? क्यों का सवाल हिंदू से है, वह क्यों जाति छोड़े? हिंदू जाति इसलिए नहीं छोड़ सकता कि उस जाति का सीधा सीधा लाभ मिलता है, सीधा साधा साफ उसको मिलता है। उसके जीवन में जाति एक उपहार की तरह है जो उसे जीवन भर लाभ देती है। ऐसे में जातिवादी हिंदू से उम्मीद करना कि वह जाति मिटाने में दलितों का सहयोग करेगा, अत्यंत मूर्खतापूर्ण उम्मीद है। हाँ, जाति की तख्ती गले में डालकर जातिवाद के खिलाफ बड़ी बड़ी संगोष्ठियों में भाग लेता रहेगा, लेकिन जाति कभी नहीं छोड़ेगा मरते दम तक। सही है? धर्म एक आस्था का विषय है, लेकिन भारत में इसका उपयोग धंधे के रूप में किया जाता है। धर्म एक आस्था का विषय है, भारत में इसका उपयोग धंधे के रूप में किया जाता है और जातिवाद उसका लाभांश है। और धंधे का लाभांश कोई नहीं छोड़ता। लाभांश का मतलब फायदा। अब सवाल यह है कि जाति कैसे छूटे? दलितों ने तो जाति से छुटकारा पाने के अनेक उपाय किए, उनमें सबसे प्रमुख है धर्म परिवर्तन। लेकिन यह भी सच्चाई है कि भारत में धर्म परिवर्तन तो कर सकते हो पर जाति परिवर्तन नहीं कर सकते। भारत के मूल में जाति है। यहाँ बहुत से धर्म विभिन्न सोच के साथ पनपे या बाहर से आए। सबसे नवीन धर्म है सिख धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियन इत्यादि। लेकिन कोई भी जातिवाद से अपने आप को मुक्त नहीं रख सकता। ये सहमत है आप लोग इस बात से? राष्ट्रीय सबने किया हमारे साथ। आर्थिक भ्रष्टाचार से ज्यादा खतरनाक सामाजिक भ्रष्टाचार। आर्थिक भ्रष्टाचार आदमी की जेब पर प्रहार करता है, जबकि सामाजिक भ्रष्टाचार आदमी के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव करता है। भारत जातिगत व्यवस्था की दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, जिसमें जातिगत भेदभाव को सुनियोजित तरीके से स्थापित किया गया है। भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है, जहां जातिगत व्यवस्था हिंदू धर्म की एक कड़वी सच्चाई है। इसलिए भारत जातिवाद का एकमात्र निर्यातक देश है। दुनिया में अगर कहीं भी जाति पहुंची है तो भारत को आप इसका उत्पादक के रूप में देख सकते हैं। भारत को जाति मुक्त किए बिना विश्व को जाति मुक्त किया जाना असंभव एवं अकाल्पनिक है। भारत का हिंदू समाज जो भी दुनिया के जिस कोने में गया, भारत से जातिवाद को बोरों में भरकर ले गया और अपनी पूरी क्षमता के साथ जातिवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का हर संभव प्रयास किया। इस विराट समस्या के समाधान हेतु विश्व के अनेक देशों में, जैसे ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिका में, सियाटल स्टेट आदि में कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आर्थिक एवं सामाजिक असमता अपनी चरम सीमा पर है और विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में इन तीनों ही स्तंभों में घोर जातिवाद है। क्या स्तंभ में तीन कौन कौन से हैं? कौन से स्तंभ मैंने बोला? कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों में जातिवाद है नहीं है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अथक प्रयासों के कारण भारत की विधायिका में 25% का आरक्षण लागू है तथा इसी आरक्षण के आधार पर भारत की संसद में हर 5 वर्ष में 131 सांसद कोटे से चुनकर आते हैं, जिनके कंधों पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये सभी सांसद जो कानून बनाने वाली महान संस्था लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनका अपने समाज के लोगों की वोट लेकर संसद में जाने के अलावा कोई कार्य नहीं होता। अपने समाज के लोगों के दुखों परेशानियों की आवाज उठाने के स्थान पर यह लोग अपनी राजनीतिक पार्टी के आदेशों का पालन करते हैं, तो समाज के लोगों की समस्या उठाने अथवा उनका समाधान कराने के स्थान पर समाज से दूरी बनाकर चलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस समस्या से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भारत के दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि पूना पैक्ट के माध्यम से जातिवादी व्यवस्था को मानने वाले लोगों ने दलितों का अधिकार उनसे छीन लिया। आजादी के 76 सालों में भी कार्यपालिका में दलितों का कुछ प्रतिनिधित्व होने के बावजूद भी कार्यपालिका का व्यवहार घोर जातिवादी है। कार्यपालिका पर जातिवादी लोगों का संपूर्ण कब्जा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा भारत में सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए की गई 22.5% के आरक्षण की व्यवस्था अब पूरी तरह अर्थहीन हो गई है, क्योंकि भारत में सरकारी क्षेत्र प्राय समाप्ति की ओर है तथा सरकारी विभागों का निजीकरण करके सरकारी नौकरियां लगभग समाप्त कर दी गई हैं। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए संविधान में संशोधन कर निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भारत देश में पैदा होने वाले रोजगारों में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की भागीदारी ना के बराबर है।
न्यायपालिका में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का प्रतिशत शून्य के बराबर है। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग छोटे मोटे अपराधों में वर्षों में जेल में सड़ते रहते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है तथा भारत की जेलें अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों से आज पूरे देश में भरी पड़ी। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ अत्याचार करने वाले सामान्य जाति के लोगों के विरुद्ध जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, समाज न्यायपालिका में व्याप्त इस जातिगत भ्रष्टाचार के चलते इनमें से अधिकतर लोग बिना सजा के छूट जाते हैं। उन्हें सजा मिलती है क्या? इनके जातिगत भेदभाव का जीता जागता उदाहरण भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DR गवाई के अभी हाल ही में उनके गृह राज्य महाराष्ट्र के दौरे के दौरान उनके प्रोटोकॉल भी उपलब्ध न कराने के रूप में देखा जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने इसे स्वीकार किया कि यह मुद्दा प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जातिगत भेदभाव एवं सामंतवाद की जीती जागती मिसाल है। इसके साथ साथ जातिगत भेदभाव की एक और जीती जागती मिसाल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ में घटित हुई परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को न लगाने देने के रूप में देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कैत साहब जो दलित समाज से आते हैं, भारत के जो सुरेश कैत साहब जो दलित समाज से आते हैं के आदेश के बावजूद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं लग सकी और प्रतिमा को वापस करवा दिया गया। ये बात सही है? गेट से बाहर हो गए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी अनुसूचित जनजाति दलित समाज से आती हैं। भारत के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल अनुसूचित जाति दलित समाज से आते हैं। भारत के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बुद्धिस्ट हैं जो अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DR गवाई अनुसूचित जाति समाज से आते हैं। इसके बावजूद भी भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का न्याय के मंदिर अर्थात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ परिसर में न लगने देना जातिगत विद्वेष की पराकाष्ठा है। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के साथ अत्याचार अन्याय चरम सीमा पर है। केंद्र सरकार राज्य सरकारें चाहे किसी भी राजनीतिक दल की क्यों ना हो, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कल्याण के मामलों में पूरी तरह उदासीन नेगेटिव है। सरकारों के पास अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के कल्याण का कोई एजेंडा नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अगर कोई मुकदमा दर्ज भी हो तो दोषी को जब सजा ही नहीं मिलती तो उसका हौसला इतना बढ़ता है कि खुलेआम अत्याचार अन्याय करता है और देश के सिस्टम उसको सपोर्ट करता है। सोशल मीडिया के आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान सरकारों के शासनकाल में भारत में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों पर जातिगत आधार पर मारपीट, बलात्कार, हत्याओं जैसे अत्याचारों की बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई है? बढ़िया नहीं बढ़िया? SC सब प्लान, ट्राइब सब प्लान, इसका विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विकास को ध्यान में रखकर संविधान में प्रावधान किया गया है। देश के वित्त मंत्री जब भारत का बजट प्रस्तुत करेंगे तो उसमें भारत के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के कल्याण हेतु इनकी आबादी के अनुपात में बजट आवंटित करना अनिवार्य होता है। लेकिन जातीय सिस्टम इस देश का इतना मजबूत है कि इस बजट का एक भी पैसा अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कल्याण पर खर्च नहीं किया जाता तथा इसका दुरुपयोग सरकारों द्वारा अन्य मदों में किया जाता है। संक्षिप्त में कहा जाए कि भारत की जाति व्यवस्था बड़ी मजबूत और इसको इतने सुव्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है कि इसको भेदना दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए मुश्किल हो गया तथा उनको कहना पड़ा कि हिंदू धर्म में उनको कहना पड़ा कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू रहकर मैं नहीं मरूंगा। ये कहा उन्होंने, कहा था। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उन शब्दों का उल्लेख करना जरूरी है कि धर्म मनुष्य के लिए कमीज की तरह है जिसे जब चाहे वह बदल सकता है, लेकिन जाति उसकी खाल की तरह है, उसे जन्म से प्राप्त होती है, जीवन में उसके शरीर से चिपकी रहती है, मृत्यु पर उसके शरीर से उसके साथ ही जलती है। ये बात सही है? बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन का एक मार्ग जो हमें बौद्ध धर्म की ओर ले जाता है सुझाया, लेकिन हमने उसे अपने आने में कोताही बरती। लगातार अत्याचार अन्याय झेल रहे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में भारत में जातिवाद का तंत्र एक गंभीर जगत से समस्या बन करके बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन का एक मार्ग जो हमें बौद्ध धर्म की ओर ले जाता है सुझाया था, लेकिन हमने उसे अपनाने में कोताही बरती। लगातार अन्याय अत्याचार झेले अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में भारत में जातिवाद का तंत्र एक गंभीर जटिल समस्या बनकर एक नासूर के रूप में स्थापित हो चुका है,
जिसका अंत है बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा सुझाए गए बौद्ध धर्म को ही अपनाकर ही हो सकता है। कितने लोग सहमत है इस बात से? भारत का संविधान भारत के किसी भी नागरिक को जातिगत आधार पर छुआछात करने, भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता, बल्कि ऐसा करने वाले समाज और संविधान विरोधी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजने का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर भारत के संविधान का उल्लंघन क्यों? जातिगत आधार पर अत्याचार क्यों? जातिगत आधार पर भेदभाव क्यों? जातिगत आधार पर अन्याय क्यों? और जातिगत आधार पर अमानवीय व्यवहार क्यों? भारत संविधान में किसी तरह की जाति लिंग भेद की स्पष्ट मनाही है। संविधान हमारा संरक्षक है, पथ प्रदर्शक है। संविधान को पूर्णतः लागू कराने के लिए संविधान को लागू कराने के लिए, संविधान के प्रावधानों को लागू कराने के लिए चलते हैं दो कदम जातिवाद के खात्मे की ओर। भारत में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हक में बनाए गए संवैधानिक प्रावधानों को लागू कराने की ओर। तीसरी आजादी की ओर, तीसरी आजादी की ओर। भारत में पहली आजादी लड़ी 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम पे लड़ी गई। दूसरी आजादी 1947 में भारत को आजाद करने के लिए लड़ी गई। और लेकिन आज भी भारत की बहुत बड़ी अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी सामाजिक रूप से और जातिगत गुलाम है और जातिगत भेदभाव का शिकार है। ये बात सही गलत है? कितने लोग सहमत है इस बात से? भारत से। फिर हम क्यों ना चाहें आजादी, तीसरी आजादी सामाजिक आजादी, तीसरी आजादी आर्थिक आजादी, तीसरी आजादी सांस्कृतिक आजादी, सामाजिक क्रांति की ओर, वैचारिक क्रांति की ओर, नीली क्रांति की ओर। जय भीम नवोदय, ये हमारा है। इसका एप्रिसिएशन पूरे वर्ल्ड के लोगों ने मुझे बताते बड़ी खुशी है कि अगर कोई रिपोर्ट गई तो रिपोर्ट भी आप ही की गई, एक्शन टेकन रिपोर्ट जो गई पूरी वो भी आप ही के संगठन की गई। पूरे एक्शन टेकन रिपोर्ट आपने क्या क्या किया, स्लाइड जो है वो भी आप ही के संगठन की गई। आप मेरी बात समझे? और आपके संगठन को कहा गया कि आप गोलमेज सम्मेलन का संचालन कौन करेंगे? महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और जो समिट 2025, ये क्या नाम है, कनाडा, क्या कहेंगे, कनाडा समिट 2025 की जो डिक्लेरेशन जो होगी उसको कौन करेंगे? महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान। अगर भाई के लिए जीत चल जाता मेरा कर्तव्य यह है कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पिछली बार भी बाबा साहब का आशीर्वाद रहा, चल गया आज। पिछली बार भी बाबा साहब का आशीर्वाद रहा कि हम लोगों को मलेशिया बुलाया गया। मलेशिया में बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मनाई गई और वो क्षण हमारे लिए भी ऐतिहासिक थे जब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का केक काटने का प्रोग्राम जब हुआ तो हमको बुलाया गया और बुला के प्रधानमंत्री जी ने हमारा हाथ पकड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर का 133वां जन्मदिन केक कटवाने का जो लेकिन अगर इनको गहराई से देखा जाए तो इनका एक विशेष महत्व और विशेष अर्थ होता है। इससे एक साल पहले हमको न्यूयॉर्क में बुलाया गया, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रोड का नामकरण हो रहा था। एक रोड थी न्यूयॉर्क के अंदर, उस रोड का नाम 61 वे ऐसे कुछ नाम था, उसका नाम रखा गया बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर। और जब उसका उद्घाटन करने के लिए 3 लोग उसमें बुलाए गए, जूली वॉन वहां की मेयर थी, वहां रणजीत जायसवाल कॉन्सुलेट जनरल थे इसके जो भारत के उस न्यूयॉर्क में थे, और एक समाज के बीच से आपके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव को बुलाया गया। 3 आदमियों ने रस्सी खींच करके वो फोटो शायद आपने देखे होंगे, समझी बात। यूएनओ के अंदर जो बाबा साहब अम्बेडकर का सिक्का था, वहां की जो सेक्रेटरी जनरल है उसके हाथ से उसका जब रिलीज कराया गया तो वो भी बड़े ऐतिहासिक क्षण थे। हमारे से कार्यकर्ता को 2 बार यूएनओ में अपने समाज की बात रखने का मौका मिला, ये हमारे लिए बड़े गर्व की गौरव की बात थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी और कनाडा पार्लियामेंट में भी जब एक क्षण थे हमारे सामने कि हम अपने समाज की बात रख रहे हैं। इसके बाद वर्ल्ड के जिस हिस्से में मौका मिला, चाहे स्कॉटलैंड में मिला, चाहे वैंकूवर कनाडा में मिला, चाहे टोरंटो में, कहाँ भी जहाँ कहीं मिला, कोशिश की गई कि इस आवाज को उठाया जाए, इसको एक ताल में ताल मिलाया जाए और आप सबकी जो भावना है उनसे विश्व स्तर पर भी एक आंदोलन तैयार किया जाए। मैं महासंघ के हमारे सीनियर साथियां बैठे हुए हैं, हमारे चेयरमैन, एक्टिव चेयरमैन सभी साथी बैठे हुए हैं, तो सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको दे दिया। उन लोगों ने एक सर्टिफिकेट भी संगठन की तरफ से प्राप्त हुआ,
कि आज हम लोड करेंगे इसको, समझे नहीं बात आप। ये दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टू किरण पाल चौधरी फॉर हिज एक्सेप्शनल सपोर्ट एंड इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन to the success of the Global Conference for a Caste-Free World 2025 at Toronto, Canada. Your unwavering commitment and generous support have greatly contributed to fostering growth and social justice with the global community. We extend our heartfelt thanks for your pivotal role in making this conference a resounding success. ये एक सर्टिफिकेट उन्होंने जारी किया, समझी बात।